हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरु जी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, आज मैं आपके लिए आधुनिक भारतीय इतिहास की पहली क्लास लेकर के आया हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास वह टॉपिक है जहां से ऐसा कोई एग्जाम बचा नहीं है जहां क्वेश्चन पूछे ना जाते हों। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हमारा यही है और हर एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मैं आपको आधुनिक भारतीय इतिहास मैप के माध्यम से पढ़ाऊंगा, एक नए तरीके से पढ़ाऊंगा। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। प्यारे साथियों, बिना विलंब किए हुए आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक की जितनी सारी चीजें हम सब आपके सामने रखेंगे। प्यारे साथियों, जितने भी महत्वपूर्ण चीजें हैं उनकी शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, क्योंकि नोट्स क्या होती है, नोट्स आपकी धरोहर है। जितना सुंदर और जितना भव्य आप अपना नोट्स बनाएंगे उतना ही बेहतरीन तरीके से आप चीजों को सीखेंगे। चलिए आइए देखते हैं अपने टॉपिक को। बात करते हैं, ये है यूरोप, ये है अफ्रीका, ये है भारत। आखिर सबसे पहले बात करते हैं कि जो यूरोपवासी हैं वो पूर्वी देशों या भारत के लिए आकर्षित क्यों हुए। इसके पीछे कुछ कारण है। सबसे पहले उस कारण को जानते हैं कि यूरोपीय जो हैं वो पूर्वी देशों के प्रति आकर्षित क्यों हुए। देखिए, पहले क्या होता था मैं आपको बताऊं। पहले भारत या अन्य पूर्वी देशों का जो व्यापार है इसी मार्ग से ऐसे होता हुआ यूरोप तक जाता था। लेकिन हुआ क्या कि यहीं पर एक जगह पड़ती है तुर्की और इसी जगह है कुस्तुनतुनिया। 1453 ईस्वी में, ये जो 1453 ईस्वी में है कुस्तुनतुनिया है, इस पर ऑटोमन तुर्कों ने कब्जा कर लिया। ऑटोमन तुर्कों ने क्या कर लिया, इन्होंने भैया कब्जा कर लिया। अब जब इन्होंने कब्जा कर लिया तो ये यूरोपियों से डिमांड करने लगे आर्थिक, कि हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स दो, धन दो, मुझे ज्यादा पैसा चाहिए। अब जब ज्यादा पैसे की डिमांड करने लगे तो भारत से ये यूरोपीय जो व्यापार होता था ये प्रभावित होने लगा। तो यूरोपियों के दिमाग में एक सूझ आई कि चलिए हम समुद्र के माध्यम से कोई ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिससे हमें इस प्रकार के टैक्स से बच जाना पड़े। तो उन्होंने क्या किया, एक रास्ता निकाला। रास्ता निकालने वाले पुर्तगाल हैं। ये जो जगह है ये है आपका पुर्तगाल। क्या है, पुर्तगाल है, याद रखिएगा। ये आपको बता देता हूं, ये जगह आपकी है पुर्तगाल। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो कंपनियां भारत आई, ठीक है, कंपनी, इसको नोट कर लीजिएगा, स्थापना और प्रस्थान। प्रस्थान कहां से करेंगी, भारत से। सबसे पहले पुर्तगीज कंपनी है, ठीक है, पुर्तगीज, फिर है डच, फिर है अंग्रेज, फिर है डच, फिर है डेनिस, फिर है फ्रांसीसी। चलिए, ये बनी थी 1498 में, ठीक है, ये 1600 में, ये बनी थी 1602 में, ये बनी थी 1616 में और ये बनी थी 1664 में। प्रस्थान में सबसे पहले आपके डेनिस जाते हैं, फिर आपके डच जाते हैं, फिर अंग्रेज जाते हैं। अंग्रेज पता है ना कब जाते हैं, ये जाते हैं 1947 में। फिर अंग्रेजों के बाद आपके कौन जाते हैं, फ्रांसीसी, ये जाते हैं 1954 में। और फिर आपके सबसे लास्ट में जाते हैं पुर्तगाली, ये जाते हैं 1961 में। भैया अंग्रेज, फ्रांसीसी और पुर्तगाली बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनको याद कर लीजिएगा, इनमें 7 साल का अंतर है। कंपनी कब स्थापित हुई, कौन सी कंपनी, और सबसे पहले आज हम लोग बात करेंगे पुर्तगाल की। यहां पर एक जगह अफ्रीका के नीचे पड़ती है, केप ऑफ गुड होप, ठीक है। चलिए, यह है पुर्तगाल
पहले मैं आपको रफली समझाता हूं, नोट करिएगा। जो पुर्तगाल का शासक था, पुर्तगाल का शासक उसका नाम था हेनरी द नेविगेटर। क्या नाम था? हेनरी द नेविगेटर नाम था। ठीक है, चलिए हम लोग जो सबसे पहले चर्चा करेंगे पुर्तगीज कंपनी की करेंगे, जिसका नाम है एस्तादो द इंडिया। यह है पुर्तगीज कंपनी, इसका नाम है एस्तादो द इंडिया। पुर्तगाल का शासक था हेनरी द नेविगेटर। इसके समय, इसने अपने समय 2 यात्रियों को भारत भेजा। पहला था बार्थोलोम्यू डियास, यह आता है 1488 में, और दूसरा है वास्को डिगामा। में। जो आपका सबसे पहला यात्री है, यहां से चलता है पहला यात्री बार्थोलोम्यू डियास। ये यहां से चलते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंचता है और यहीं से ये पुनः वापस लौट करके पुर्तगाल चला जाता है। इसको किसी भी प्रकार के रास्ते की कोई जानकारी नहीं मिलती है। दूसरा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दूसरा आपका जो चलता है वास्को डिगामा है। वास्को डिगामा जब पुर्तगाल से चला तो पहुंचता है केप ऑफ गुड होप। यहां उसको मिलता है अब्दुल मजीद। ये एक गुजराती व्यापारी है। अब्दुल मजीद एक गुजराती व्यापारी है। आप लोग इतना लिख लिए होंगे, मुझे उम्मीद है। मैं इसको रफ करूंगा थोड़ा सा, ठीक है, मैं इसको रफ करने का प्रयास करूंगा। चलिए, एक अब्दुल मजीद गुजराती व्यापारी है। इसकी सहायता से यह पहुंच जाता है, यह जगह है आपकी केरल। और केरल में कहां पहुंचता है? कालीकट। याद रखिएगा, उस समय वहां का जो शासक था उसकी उपाधि जो थी वो थी जमोरिन की। और वास्को डिगामा जिस दिन पहुंचता है वो 17 या 20 मई 1498 के दिन वास्को डिगामा कालीकट पहुंचता है, जहां एक जमोरिन उपाधि नाम के शासक को जब ये पता चलता है कि कोई विदेशी उसके यहां आया है, बड़ा गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है, फूल माला लेकर के पहुंचता है। इसका जमोरिन ने वास्को डिगामा का भव्य स्वागत किया है। वास्को डिगामा वहां जाता है, अपना मसाला और सामान खरीदता है। ज्यादातर उसने मसालों पर फोकस किया। मसालों पर वास्को डिगामा ने फोकस क्यों किया, मैं आपको बताता हूं। वास्को डिगामा ने मसालों पर इसलिए फोकस किया, इस चीज को मैं रफ करूंगा। वास्को डिगामा ने मसालों पर इसलिए ज्यादा फोकस किया क्योंकि उस समय यूरोप में मसालों की डिमांड बहुत ज्यादा थी। डिमांड क्यों है? पश्चिमी देश है और वो वहां ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, और वो लोग ज्यादातर जो मांस खाते थे वो कच्चा ही खाते थे, और जब उसको पका करके उसमें थोड़ा मसाला वसाला डाल करके खाते थे तो उसका टेस्ट भी बढ़ जाता था और वो चीज़ ज़्यादा समय तक चलती थी। इसलिए मसाले पर ज़्यादा फोकस किया।
जब वो भारत से जाता है यूरोप, अपना सारा खर्च निकाल देता है वास्को डी गामा, तब भी उसको 60 गुना लाभ मिलता है। कितने गुना? 60 गुना लाभ। इसको देख करके और भी सारे लोग सोचेंगे कि हम भी चलें, उनके भी मन में ये जिज्ञासा आएगी। तो 1500 ईस्वी में एक आता है दल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल, इसके नेतृत्व में एक दल आता है, पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के नेतृत्व में। ये दूसरा दल है, इसको सफलता नहीं मिलती है, ये असफल हो जाता है। उसके बाद होता क्या है, 1502 में वास्को डी गामा पुनः आता है। वास्को डी गामा पुनः आता है। अब पुर्तगालियों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग एक ऐसा घर तैयार करें जिसको उन्होंने कहा फैक्ट्री, गोदाम या वेयर हाउस, कुछ भी कहिए, यहां रखते थे वो अपना सामान रखने के लिए उन्होंने सोचा कि एक जगह ऐसी तलाशते हैं जहां हम जो भी माल खरीदें उसको वहां रख लें और अपना जो है वहीं से हम अपना सप्लाई करते रहें। तो जो उन्होंने प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहले 1503 में कोचीन में पहली फैक्ट्री को ओपन किया और 1505 में 2 साल बाद ही कन्नूर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री खोल ली। फैक्ट्री वही है जहां ये अपना सामान रखते थे। ये आपका ऊपर कोचीन है और ये आपका कन्नूर है। तो इन्होंने 1503 में पहली फैक्ट्री ओपन कर ली और 1505 में कन्नूर में इन्होंने दूसरी फैक्ट्री ओपन कर ली। इसका मतलब था कि अब ये लंबे समय तक भारत में सेटअप होना चाहते थे। आप लोग इतना नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं, चर्चा करते हैं। जल्दी से आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, मुझे उम्मीद है आप लोग बना लेंगे। जल्दी से आप लोग इसका नोट्स बना लीजिए, जो भी इसमें लिखना हो आप लोग लिख लीजिए, फिर मैं आगे चर्चा करता हूं। तो 1503 में इन्होंने कोचीन में पहले फैक्ट्री डाली और 1505 में कन्नूर में। इसका मतलब इनके दिमाग में चीज आ गई, हमें लंबे समय तक अब भारत पे अपना प्रभुत्व या वर्चस्व बनाना है। आगे चल करके भी बहुत सारी कंपनियां आएंगी और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन अभी तो ये सोच नहीं रहे हैं। इसी क्रम में पुर्तगालियों की तरफ से पहला वायसराय भेजा जाता है। और जो आपका पहला वायसराय था, अभी तक आपने जो देखा ये व्यक्तिगत अभियान थे, अब चलेगा वहां की सरकार के हिसाब से अभियान। और पहला जो आपका आता है वायसराय, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इसके बाद आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। इसके बाद आपका आता है नीनो डी कुन्हा। इसके बाद आपका आता है मार्टिन डिसूजा। अल्फांसो डी अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुन्हा और मार्टिन डिसूजा। देखिए, इन सब के बारे में हमको पढ़ना है। जितने भी आपके गवर्नर आए हैं, ये सभी के सभी क्या हैं? गवर्नर हैं, या इन्हें वायसराय कहते हैं। इनके बारे में हमें पढ़ना है, इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने पुर्तगाल तक ही अपने आप को सीमित रखा। ये जाना कि पुर्तगाली कैसे आए, कैसे अपना क्षेत्र विस्तृत किया भारत में,
कैसे इन्होंने अपने आप को फैलाया भारत में। अब कल की वीडियो में जो आपसे चर्चा करेंगे वो जो पुर्तगाली गवर्नर आए थे, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नीनो डी कुनाहा, मार्टिन डे सूजा, इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे और इनके बारे में अध्ययन करने के बाद फिर हम लोग चर्चा करेंगे कि जो पुर्तगाली और मुगल संबंध है वो किस स्तर तक गया था, कितना मजबूत उनका रिश्ता बना, कहाँ क्या समस्याएं हुई, इसकी चर्चा करेंगे। और फिर लास्ट में ये जानेंगे कि किसी भी चीज़ का जो उत्थान पे जाता है उसका पतन होता है, तो पुर्तगालियों का पतन कैसे हुआ, इस चीज़ पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसीलिए आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, कल इसके आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और दोस्तों तक शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।